सारे सवाल बाहर नहीं होते हैं, बहुत सवाल अंदर होते हैं। तो आप लोग पहले सवाल को पढ़िए। और मैंने कहा इससे दर्द नहीं होता आपको ये करने से? सुशी सेड नहीं मैम, दर्द नहीं होता है, बिल्कुल दर्द नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसे करने से वो टेंशन चली जाती है। ছেলের মা মা তো আমারও বিয়ে দেখবে না নাকি? ভাই কপালে দিলাম ফোঁটা, জম দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। আমাকে ফোঁটা দেবে না মা? ভাই ফোঁটা না বোন ফোঁটা? দুটোই। আরে এবার একটা ক্লাসিক্যাল হোক না। আরে ক্লাসিক্যাল তো বুঝলাম, কিন্তু কি ভরতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি? ও ওয়েস্টার্ন। কেন, এটা ক্লাসিক্যাল না? নিশ্চয়ই। ভেঙে গড়ে সবাই সবার মতো করে, আমাদের বাঙালিয়ানা, বাংলার খাঁটি সোনা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान बना चुका है द हेरिटेज स्कूल कोलकाता। जी हाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अलावा ये अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देते हैं, यानी ध्यान केंद्रित करते हैं। और आज इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच द हेरिटेज स्कूल की प्रिंसिपल नर्दन सीमा सापरू जी मौजूद है। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं मैम। नमस्कार। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत आन पड़ी है, हर क्षेत्र में इस चीज की काफी चर्चा हो रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किस तरीके से आप परिभाषित करना चाहेंगे मैम? हमारे जो NEP आया है अभी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है कि किस तरह से क्लास में जो भी करिकुलम का ट्रांजैक्शन होगा उसमें कैसे क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर होगी, इस तरह से कि क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसे ही नहीं कि जादू की छड़ी है जो किसी ने लगा दी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग में हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट्स की हो, चाहे वो क्लासरूम मैनेजमेंट की हो, चाहे वो AI के लिए हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हो। तो हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चों को किस तरह से ये बताया जाए कि आपको इनवर्ड लुकिंग होना है। मतलब जैसे कि सारे सवाल बाहर नहीं होते हैं, बहुत सवाल अंदर होते हैं। तो आप लोग पहले सवाल को पढ़िए, उसका मतलब समझिए, समझ कर देखिए कि क्या इन सवालों के जवाब क्या सब किताबों में लिखे हैं, और लिखे भी हैं तो हमारे पास चैट GPT है, हमारे पास जेमिनी AI है, क्लॉड है, हर चीज़ है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी कि कितना सही कितना गलत, उसको भी समझने की क्षमता होनी चाहिए बच्चों में। तो उसके लिए पहले आप जो भी जवाब दें उसको पहले इन्फॉर्मेशन को सिफ्ट करें, उसके बाद देखें कि क्या एविडेंस है हमारे पास कि ये सही जवाब है। उसके लिए क्या हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल प्रूफ है हमारे पास, कोई साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास, क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है। इसके जब आपने देख लिया चारों तरफ से कि ये ऐसे सवाल बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, तब हम लोग उसको
समझें और किस तरह से एक हाइपोथेसिस बनाएं और उस हाइपोथेसिस का भी टेस्ट कर करके देखें कि क्या हमारा हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं है, तब कंक्लूजन पर आएं। तभी हमारी पढ़ाई ठीक होगी, नहीं तो हम लोग सिर्फ क्लर्क ही बन पाएंगे ज़िंदगी में। कोई किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, किसी ने हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहा, हमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी, लेकिन कभी अपने दिमाग को लगा के सोचा नहीं कि आगे हम लोग क्या सोचें, क्या नई चीज़ हम कर सकते हैं इससे। तो इसीलिए गुणवत्ता तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैम एक और बात चली आ रही कि पारंपरिक जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मॉडर्न यानी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ कैसे आप लोग मर्ज करती हैं, या इन दोनों के बीच किस तरीके से तालमेल आप लोग बैठाती हैं मैम? तो हमारा स्कूल तो जैसे गुरुकुल शिक्षा के हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आती है कि पूरा घूम घाम के आखिर हम लोग जिसको हम अच्छी शिक्षा कहते हैं वो आज गुरुकुल पर ही आके टिक जाती है। तो चाहे किसी ने जितना भी आप लोग कहें कि हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बाहर जाके लर्न करके आ रहे हैं, लेकिन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट अलग है। हमारे इंडिया का कॉन्टेक्स्ट अलग है, फिनलैंड का अलग है, यूके का अलग है, यूएस का अलग है। तो हमारा जो फिनलैंड का जो बताते हैं कि सबसे मतलब बेस्ट एजुकेशन वहीं की है, लेकिन ऐसा क्यों है कि भारतीय जहाँ भी जाते हैं मतलब अब हमें अपना परचम लहरा के आते हैं मैम। बिल्कुल अपना परचम लहरा कर आते हैं हर जगह। तो कुछ ना कुछ तो हमारे भारतीय कल्चर में है ऐसा कुछ, और भारतीय एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है जो हम लोग मतलब सोचते हैं, सोचकर उसके बाद हम आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत लगा देते हैं। तो यही प्रोग्रेशन जो है हमारा आगे जो एफर्ट हम करते हैं वो ही हमारी सबसे बड़ी मजबूती है, हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हम लोग सब मेहनती बहुत हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन है। लेकिन एक बात और है, हम लोग कहते हैं जैसे गुरुकुल हम लोग समझते हैं कि ये इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन आजकल ये है कि कंपटीशन टू कोलैबोरेशन। हम लोग ये बात करते हैं कि आप कंपटीशन तो कितने जीतेंगे, लेकिन जब आप कोलैबोरेट कर लेंगे तो जीत ही जीत है सिर्फ। तो लोगों से मिलकर उनसे साथ बैठकर काम करना एक साथ, वो कला अलग होती है। आपके स्कूल का मिशन और विजन क्या है? तो हमारा तो हम लोग एक हमारा मोटो है जिसको हम कहते हैं आत्मदीपो भव। तो आत्मदीपो भव इज़ कि भाई अपने अंदर दीप खुद जलाइए। और मतलब हमारे यहाँ जो विजन मिशन है उसमें यही है कि भाई हमारे बच्चे नॉलेजेबल हों, प्रिंसिपल्ड हों, हमारे बच्चे रिस्क टेकर्स हों, और फिर ऐसा काम करें आगे जाकर कि वो बड़े होकर सब के सब ह्यूमैनिटी की हेल्प कर सकें, कि किस तरह सोसाइटी एट लार्ज यानी कैन बिकम मानवता का जो दर्शन है उसको फैला सकता है। मतलब जी। ऐसा ही हम लोग सोचते हैं कि बच्चे जहाँ जाएं कम से कम ये देखें कि हम एक बात और बहुत बार मैं कहती हूँ कि डू द राइट थिंग इवन व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग, कि कोई नहीं भी देख रहा तो भी आप ठीक ही काम करिए, क्योंकि आप तो देख रहे हैं ना कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो बस यही हम लोग करते हैं। एक और बात भी चली आ रही है, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, मतलब क्रिएटिविटी और खेल कूद पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में अभी जो देखा जा रहा है कि वो लोग स्क्रीन टाइम मतलब ज़्यादा मतलब यूज़ कर रहे हैं, मतलब मोबाइल पर ज़्यादा मतलब ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इसको आप किस लिहाज से देख रही हैं मैम? तो मैं बहुत बार मेरे पास कभी कभी पेरेंट्स आ जाते हैं और मेरे से कहते हैं कि मैम आप कहती हैं कि हमारे सब बच्चे बहुत किताब पढ़ते हैं, लेकिन मेरा बच्चा कभी किताब नहीं पढ़ता है। तो मैं उनसे हमेशा यही पूछती हूँ कि भाई आपने कब लास्ट किताब पढ़ी थी? तो आप लोग अगर घर के सब लोग किताब बैठ के पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी पढ़ रहा है, आप लोग सब फ़ोन देख रहे हैं तो बच्चा भी फ़ोन देख रहा है, आप लोग टीवी देख रहे हैं तो बच्चा भी टीवी देख रहा है। तो ये तो मतलब ये, और मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स जो हैं वो इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन
अब आजकल हम लोगों का बहुत सारा काम हो जाता है मोबाइल फ़ोन पर, तो बच्चों ने आपकी स्ट्रगल देखी नहीं है। वो जिस टाइम आप 18, 20, 22 साल से लेके आपने 40 साल तक जो स्ट्रगल करी है कि आज आप फ़ोन पर अपना काम कर पाते हैं। बच्चों ने तो आपको फ़ोन पर देखा कि आपने फ़ोन पर कुछ कहा और काम हो गया। तो बच्चों को बताइए आपका स्ट्रगल और कहिए कि बेटा मैं जिस एज में हूँ और आप जिस एज में हैं वो फ़र्क है, और हम काम करते हैं, और अगर आपको काम होगा फ़ोन पर तो आपको 5 मिनट 10 मिनट के लिए दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हर समय अगर बच्चों को ये कहा जाए कि हम iPhone 17 Pro सबसे बड़ा है, सबसे महंगा है, वो ही आपको मिलेगा, और बच्चा नहीं तो कहेगा कि मैं तो छत से छलांग मार रहा हूँ, नहीं तो मैं तो सुसाइड करूँगा। सारे केसेस ऐसे देखे भी गए हैं मैम। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ऐसे नहीं चलता है। आप मतलब सबको ध्यान देना पड़ता है। दे से दैट इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। तो एक पूरे गांव की ज़रूरत पड़ती है एक बच्चे को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सब वो देख रहा है इधर उधर कि कहाँ क्या चल रहा है। और बच्चे बहुत बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, शायद बोल नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं आता, जब बड़े हो जाते हैं तब समझ में आता है उन्हें, लेकिन ऑब्जर्व तो वो सब कर रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। चूंकि आप इतना ज़्यादा पर्यवेक्षण करती हैं, तो आपकी ज़िंदगी का क्या अन्वेषण रहा है? मतलब किस तरह का अन्वेषण आपने किया है जो आज आप इस मुकाम तक पहुंची है मैम? मैंने कोई अन्वेषण नहीं किया है। मैं बहुत ही आम मतलब अच्छे मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ, और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत ही उन्होंने मतलब जो हमने कहा कि हम ये पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई में हमेशा हेल्प किया, और बहुत खुश थे कि अगर मैंने कहा कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, वो लोग बहुत खुश थे। और उससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे बच्चे, मतलब सभी ने हर जगह बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैंने तो कोई अन्वेषण नहीं किया है। हाँ, थोड़ा बहुत हम अन्वेषण ये करते हैं, मतलब थोड़ा रिसर्च करते हैं हम लोग यहाँ पर, कि जैसे अगर हर महीने कितने बच्चों को ज़रूरत पड़ती है काउंसलर के पास जाने के लिए कि मेरे सिर में दर्द रहता है, मैं ये काम नहीं कर पाता, या घर में कोई लड़ाई हो रही है, या घर में कोई बीमार है, या मेरे डॉगी को मर गया है, मेरा डॉगी, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो बच्चे तो देखिए, बच्चों के बहुत छोटे छोटे जो हम सोचते हैं कि ये छोटा सा इशू है ना, वो बच्चों की पूरी ज़िंदगी है। तो अगर हम अपने एडल्ट माइंड से सोचें तो वो हमें लगता है ये क्या, कुछ भी नहीं है। और छोटे बच्चों का माइंड देखें तो एक दोस्ती टूट गई तो वो उनकी ज़िंदगी चली गई, ऐसा लगता है। तो हर चीज़ देखनी पड़ती है उनके एज के हिसाब से और हमारे एज के हिसाब से। बहुत प्यारे होते हैं बच्चे, उनको हम लोगों को संभालना आना चाहिए उन्हें। कोई ऐसा यादगार लम्हा अगर आप कोई साझा करना चाहती है मैम? ऐसे बच्चे बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बच्चों का, लेकिन जैसे कोई बच्चा है, उसने अपनी वैसे काट ली थी, जैसे ये पहना है मैंने, ऐसे ये 2-3 पहन कर आ गए, है ना। तो मैं बच्चे से बात करते करते ऐसे ऐसे वो कर रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पर कटा हुआ, तो पूछा उससे, क्लास 9 में थी वो लड़की। मैंने उससे पूछा कि बेटा ये क्या किया है? तो बोले नहीं मैम, कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप बताइए। तो देखा, तो मैंने कहा फिर ये क्यों किया है आपने? तो बोली मुझे टेंशन हो जाती है। मैंने कहा किस बात की टेंशन है? तो एग्ज़ाम की टेंशन है। मैंने कहा लेकिन आप तो पढ़ाई में इतनी अच्छी हैं, आपको क्यों टेंशन है? तो बोली मैम, और मैंने कहा इससे दर्द नहीं होता आपको ये करने से? सुशी से नहीं मैम, दर्द नहीं होता है, बिल्कुल दर्द नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसे करने से वो टेंशन चली जाती है। मैं बिल्कुल हैरान रह गई, ज़रा सा निकला भी हुआ था कुछ ज़रा सा। फिर मैंने कहा और तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता है? तो शी सेड नहीं मैम, नहीं पता है, दोनों बहुत बिजी रहते हैं। तो मैंने कहा बिजी तो रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा नहीं? शी सेड नहीं मैम, मैं ऐसे छुपा कर रखती हूँ तो उन्हें देखा नहीं। तो मैंने कहा लेकिन मैंने तो देख लिया। तो उसने कहा लेकिन मैम मेरे तो मैम उनके पास टाइम नहीं है ये देखने का। तो बहुत बच्चे हैं, बहुत तरह तरह के बच्चे हैं, हर तरह के बच्चों से मिलते हैं हम लोग। और इसलिए मैं बहुत बार टीचर से कहती हूँ कि देखो, बच्चों कभी भी
ये मत समझो कि वो लोग तुम्हारे साथ कुछ ड्रामा कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता किसके पास जाके बात करें, बहुत खूब। किसके पास जाएं, किससे बात करें। सही कहा मैम। महिला सशक्तिकरण का दौर चल ही रहा है, जिसका एक मतलब उदाहरण आप भी हो, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहती हो मैम? मैं तो नहीं कहूँगी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि हम लोग तो टीचर ही हैं, मतलब टीचर्स हैं हम लोग क्या बोलूँ। और टीचिंग में जनरली लेडीज़ ही होती हैं, जनरली, मैं नहीं कहूँगी सभी लोग लेडीज़ हैं। लेकिन हाँ, महिला सशक्तिकरण तो देखिए अंदर से आता है। ये जो हमारे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि आपको बड़ा होके महिला सशक्तिकरण करना है, या जो भी, जो हमने सोचा और जो हमने किया और जिस तरह से हमें उन्होंने एम्पावर किया डिसीजंस लेने के लिए, जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया हर चीज़ में, वो अपने आप ही सशक्तिकरण हो गया। उसके ऊपर लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमने खाली जो उन्होंने कहा कि आप ये पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, हमने कहा ये पढ़ने का मन है, तो बोले अच्छा ये पढ़ने का मन है, लेकिन देखो तुम्हें बड़े होकर इतना ज़रूर करना है कि तुम इंडिपेंडेंट रहो, अपनी हर चीज़ जो मन में आए वो करो, लेकिन मेहनत ज़रूर करो, हर चीज़ में मेहनत करो, अपना हर चीज़ मेहनत लगा दो हर चीज़ में, और जो चीज़ करो अच्छे से करो, जो मन हो। तो मेरे ख्याल से, और कभी हस्बैंड ने, कभी फैमिली में इन लॉज ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आप आगे पढ़ क्यों रही हैं, या आप स्कूल सुबह क्यों जा रही हैं, रात को क्यों वापस आ रही हैं इतनी देर तक। मतलब ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट है फैमिली में कि भाई हम लोग जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। आपके स्कूल की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है मैम? एक उपलब्धि तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ जो मुझे नज़र आती है आपस यहाँ पर जो कल्चर नज़र आता है स्कूल में, वो ये कि बच्चे हमारे बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, कोई परेशान नहीं करता है टीचर्स को, टीचर्स की बात मानते हैं। और हम लोग जैसे नया स्कूल था, शुरू में हमें, मेरा ये 20वां साल है यहाँ स्कूल में, स्कूल 25 साल का होने वाला है अभी, तो शुरू में हम लोगों को तकलीफ़ होती है कि भाई किस तरह से बच्चों को तैयार करें एग्ज़ाम के लिए, क्या करें। तो जो भी क्लास 9, 11, 12, 10, 12 में जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बच्चे होते थे, उनके रिज़ल्ट, और ये नहीं कि मार्क्स की बातें मैं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ कि किस तरह से बच्चों ने मेहनत करनी शुरू करी है। अगर ये है कि प्रोजेक्ट इस दिन को मिलना है तो इसी दिन को मिलेगा, अगर डिसिप्लिन का कुछ काम है तो इस दिन होना है, उस दिन होगा। अगर हमें ये कोई चीज़ हमें, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि किसी दिन किसी साल 4 बच्चे बहुत ब्रिलियंट निकल आए स्कूल में, तो उनके सबके 98-99% आ गए, ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि 90% हमारी एवरेज हो गई है, 92%, 94% एवरेज है अभी। तो ये हमें नहीं देखना है कि किसके बहुत मार्क्स आए, किसी के कम मार्क्स आए, बस एवरेज इतनी है कि बहुत हम लोग मेहनत भी करते हैं बच्चों के साथ, और ये भी देखते हैं कि बच्चों को हर जगह, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो एक्टिविटीज़ हो, सब जगह मौका मिले बच्चों को, होलिस्टिक एजुकेशन हो बच्चों की, वो कॉन्फिडेंस से बोल पाएँ। तो हमारे, अगर आप एक्स स्टूडेंट्स देखें, जो अलुमनाई एसोसिएशन है, उसको तोहा बोलते हैं, दी ओल्ड हेरिटेज एसोसिएशन, हर बच्चा, मतलब कुछ बच्चे तो डीजे बन गए हैं, कुछ बच्चे एक्टर बन गए हैं, बहुत बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बच्चे MIT में हैं, कुछ बच्चे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, कोई कैम्ब्रिज में है, कोई सेंट स्टीवेंस में है, कोई पढ़ा रहा है, कुछ टीचर्स भी बन गए हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, मतलब तरह तरह के प्रोफेशन, एक्टर्स भी बन गए हैं। तो तरह तरह के प्रोफेशंस बच्चे कर रहे हैं। और एक बात जो मैंने देखी उनमें, कॉन्फिडेंस, और खुश हैं जहाँ वो कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हमको सबसे अमीर आदमी बनना है, हमको सिर्फ बिजनेस करके पैसा ही कमाना है, मतलब जो बैलेंस है ना उनकी लाइफ में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे बच्चे हैं, खुश बच्चे हैं जहाँ जो भी कर रहे हैं,
और अच्छा कर रहे हैं। जब ऐसे ही बच्चे आपके पास आकर काफी सालों बाद आपके पैर छूते हैं तो कैसा लगता है मैम? बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा होता ही रहता है और लगता है कि जैसे ज़िंदगी में जो हम सोच कर आए थे कि हम टीचर बनेंगे, उसका सारा रिजल्ट मिल गया अब। अच्छा लगता है। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप स्कूल को लेकर क्या संदेश आप देना चाहती हैं मैम? तो मैं ये संदेश दूंगी कि चाहे वो स्कूल के लोग हों, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, देखिए मेहनत तो हर एक को करनी पड़ती है। और अगर आप अच्छे हैं किसी चीज़ में, मान लीजिए आप अच्छे स्विमर हैं या आप अच्छे फोटोग्राफर हैं या आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, किसी भी चीज़ में अच्छे हैं, तो ये उसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। वर्क हार्ड, मेहनत करिए, हर चीज़ के लिए मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है। चाहे अगर मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, अगर हमने 20 साल यहाँ पर लगाए हैं, कुछ भी किया है, अगर आप उसमें पैशनेट होकर, उसमें इन्वॉल्व होकर, देख कर कि गो टू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग एंड सी मैं ये क्यों काम कर रही हूँ। देयर इज़ ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव टू एवरीथिंग। अगर आप क्लास में जाते हैं और इंग्लिश या हिस्ट्री पढ़ते हैं और फिर आप कहें कि ये मैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट में ये यहाँ पर ये एक डायनेस्टी दी हुई है, मौर्य डायनेस्टी, ये क्यों है यहाँ पर, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? जस्ट बिकॉज इट्स इन द बुक सो आई एम सपोज टू रीड इट। नहीं, टीचर से पूछिए कि मैम इससे मुझे क्या ये इससे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, हम मैथ्स में हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो टीचर आपको बताएंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव है ना एक, कि इसका ये इसकी आउटकम होनी चाहिए और इससे हमें कितना, हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं अच्छी तरह से, ये देखना चाहिए। ये नहीं कि मैं क्योंकि किताब में लिखा है तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। जिन लोगों ने सिलेबस बनाया है, करिकुलम बनाया है, वो लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। तो ज़रा पूछिए किसी से जाकर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये, और फिर उसका रिसर्च करिए और फिर गो डीप इनटू दैट सब्जेक्ट एंड देन लर्न एंड मेक श्योर दैट यू मेक अ चेंज इन द सोसाइटी। यानी दोस्तों, आप जिंदगी में जो भी कुछ करें उसके पीछे लव, पैशन और ऑब्सेशन जरूर होना चाहिए, isn't it मैम? जी जरूर। यानी जरूर। इश्क, दीवानगी और जुनून की आवश्यकता होती है, पढ़ाई में ज़रूरत है। पढ़ाई में ज़रूरत है। एग्जैक्टली, मैम ने सही कहा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।